India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा के भीतर मौत की सजा के दोषी बलवंत सिंह राजौआना की दया याचिका पर फैसला नहीं करने पर केंद्र की खिंचाई की। सरकार से कहा, अर्जी पर जल्द फैसला लें। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह का हत्यारा है राजौआना। 2016 में हुई नोटबंदी की वैधता पर सुनवाई की अब जरूरत है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 12 अक्टूबर को करेगी तय। एनएसई को लोकेशन घोटाले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने चित्रा रामकृष्ण, आनंद सुब्रमण्यम को दी जमानत। कोर्ट ने कहा, केस के मेरिट पर बेल नहीं, वैधानिक आधार पर दी जा रही है जमानत। जिया खान मौत मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मां राबिया खान को लगाई फटकार। कहा, केस लंबा खींचने की कर रही है कोशिश। सीबीआई ने मौत मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की है। यह आत्महत्या का मामला है। India Legal presents Courts Roundup. तो बढ़ते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में मौत की सजा पाए बलवंत सिंह राजौआना की सजा कम करने की अर्जी पर जल्द फैसला ले। कोर्ट ने कहा कि आप कुछ भी फैसला लें, पर आपको फैसला लेना ही होगा। राजौआना करीब 26 साल से जेल में बंद है। पहले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि राजौआना की फांसी को उम्र कैद में बदलने की मांग पर राष्ट्रपति को फैसला लेना है। 25 जनवरी 2021 को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि इस मामले का दूरगामी असर हो सकता है। केंद्र ने इस पर विचार करने के लिए और समय देने की मांग की थी। राजौआना करीब 26 वर्षों से जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड में मौत की सजा के दोषी बलवंत सिंह राजौआना की दया याचिका पर समय सीमा के भीतर फैसला नहीं करने पर केंद्र सरकार पर सख्ती जाहिर की है। 2 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह मौत की सजा पाने वाले बलवंत सिंह राजौआना की दया याचिका पर 2 महीने के भीतर इस तथ्य से प्रभावित हुए बिना फैसला करें कि मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड में अन्य दोषियों द्वारा दायर अपीलें लंबित हैं। चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ उनकी दया याचिका पर विचार करने में देरी के लिए मौत की सजा को कम करने की राजौआना की याचिका पर विचार कर रही है। राजौआना ने 2020 में रिट याचिका दायर करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने 2019 में गुरु नानक की 550वीं जयंती के अवसर पर उसकी मृत्युदंड की सजा को कम करने और 8 अन्य दोषियों को छूट देने के अपने फैसले की घोषणा की थी। उसने उस फैसले को लागू करने की मांग की। उसने दया याचिका पर विचार करने में लंबी देरी के आधार पर अपनी मौत की सजा को कम करने के लिए वैकल्पिक प्रार्थना की भी मांग की। बलवंत सिंह राजौआना ने याचिका में कहा था कि उसने लगभग 26 साल जेल में बिताए हैं। इस आधार पर उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदला जाए। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अन्य दोषियों की अपीलों का लंबित होना राजौआना की याचिका पर फैसला लेने में बाधा नहीं बनेगा। आज सुनवाई के दौरान अदालत में शुरू हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज के स्थगन के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं थी। उन्होंने बाद की तारीख की मांग की क्योंकि मामला विचाराधीन है। कोर्ट ने जवाब में कहा कि 2 मई के आदेश के बाद से कुल 4 महीने बीत चुके हैं। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गृह मंत्रालय के रुख को खारिज कर दिया था।
30 अप्रैल को दायर हलफनामे में गृह मंत्रालय ने 2 प्रारंभिक आपत्तियां ली। दया याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये किसी अन्य संगठन द्वारा दायर की गई है, न कि स्वयं दोषी ने। दया याचिका पर तब तक फैसला नहीं किया जा सकता जब तक कि मामले में अन्य दोषियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर अपीलों का निपटारा नहीं किया जाता है। अदालत ने संबंधित विभाग के एक जिम्मेदार अधिकारी को मामले में स्टेटस का संकेत देते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट नोटबंदी की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अब 12 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। इसके लिए 5 जजों की बेंच गठित की गई है। 2016 में विवेक शर्मा ने याचिका दाखिल कर सरकार के फैसले को चुनौती दी। इसके बाद 58 और याचिकाएं दाखिल की गई। अब तक सिर्फ 3 याचिकाओं पर ही सुनवाई हो रही थी। अब सब पर एक साथ सुनवाई होगी। यह सुनवाई जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता में होगी। सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ 12 अक्टूबर को नोटबंदी मामले पर सुनवाई करेगी। सुनवाई के दौरान सबसे पहले यही तय किया जाएगा कि क्या वाकई अब इस मामले में सुनने के लिए कुछ बाकी है। 500 और 1000 के पुराने नोट बंद होने को लेकर साल 2016 में कई याचिकाएं दाखिल हुई थीं। 16 दिसंबर 2016 को मामला संविधान पीठ को सौंपा गया था। अब जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस V रामासुब्रमण्यम और जस्टिस BV नागरत्ना की बेंच मामले की सुनवाई बुधवार को करेगा। इस संवैधानिक बेंच में पहला मामला नोटबंदी का है। दूसरा मामला मिनिस्टर के अभिव्यक्ति के अधिकार और उसके अपवाद से संबंधित है। संवैधानिक बेंच के सामने 3 और मामले भी हैं। नोटबंदी के खिलाफ याचिका पहला मामला है जो संवैधानिक बेंच के सामने पेंडिंग है, जिसकी सुनवाई कल हो सकती है। नोटबंदी के कई मामले देश भर की अदालतों में आ गए थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की अदालतों में पेंडिंग तमाम नोटबंदी मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी थी और मामले को 5 सदस्यीय बेंच को रेफर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस TS ठाकुर की बेंच ने 9 सवाल तैयार किए थे, जिन्हें 5 जजों की बेंच के सामने सुनवाई के लिए भेजा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से ये भी दलील दी थी कि सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके प्रति हफ्ते 24,000 रुपए निकाले जाने की इजाजत दी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये भी नोट नहीं निकाले जा सकते क्योंकि नोटों की कमी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि 5 लाख करोड़ नई करेंसी बैंकों के जरिए रिलीज की जा चुकी है और 50 दिनों तक मामला ठीक हो जाएगा। सरकार की दलील थी कि टेरर फंडिंग और ब्लैक मनी पर लगाम के लिए ये कदम उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संबंधित अथॉरिटी 24,000 प्रति हफ्ते निकासी को सुनिश्चित कराए और समय समय पर इस अमाउंट को रिव्यू करे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए 9 सवाल तैयार किए थे, जिन पर बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। कोर्ट ने कहा कि ये मामला आम आदमी से जुड़ा है और ऐसे में बड़ी बेंच को ये मामला सौंपा जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जिन 9 सवालों पर सुनवाई होनी है वे हैं, क्या नोटबंदी का 8 नवंबर का नोटिफिकेशन और उसके बाद का नोटिफिकेशन असंवैधानिक है? क्या नोटबंदी संविधान के अनुच्छेद 300A यानी संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन है? नोटबंदी का फैसला क्या RBI की धारा 26(2) के तहत अधिकार से बाहर का फैसला है? क्या नोटबंदी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है? क्या नोटबंदी के फैसले को बिना तैयारी के लागू किया गया? क्या सरकार की इकोनॉमी पॉलिसी के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट दखल दे सकता है? बैंकों और ATM में पैसे की निकासी की लिमिट तय करना लोगों के अधिकारों का उल्लंघन है। डिस्ट्रिक्ट सहकारी बैंकों में पुराने नोट जमा करने और नए नोट निकालने पर रोक सही नहीं है। मामले में 57 और याचिकाएं दायर की गई हैं। इन सब पर एक साथ सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात कैडर के IPS अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा को सेवा से बर्खास्त करने के केंद्र सरकार के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ ने कहा कि न्यायालय दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करने के आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है, क्योंकि ये एक अंतरिम आदेश था।
पीठ ने स्पष्ट किया कि उसने मामले के गुणदोष पर कुछ भी व्यक्त नहीं किया है। हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए वर्मा के मामले को सुनवाई के लिए 24 जनवरी 2022 के लिए टाल दिया था। आईपीएस अधिकारी ने 2004 के इशरत जहां मामले की जांच में गुजरात हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त एसआईटी की सहायता की थी। गृह मंत्रालय ने 30 अगस्त को वर्मा को बर्खास्त कर दिया, जबकि वो 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने वाले थे। बर्खास्तगी के कारणों में से एक में मीडिया से बात करना शामिल है, जिसने देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित किया। इशरत जहां मामले की जांच में प्रताड़ना के आरोपों से इनकार करते हुए वर्मा द्वारा मीडिया से बात करने के बाद 2016 में अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी। 19 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने वर्मा की बर्खास्तगी के आदेश को 1 हफ्ते के लिए टाल दिया था और स्टे को जारी रखने या नहीं रखने पर विचार करने के लिए इसे हाईकोर्ट पर छोड़ दिया था। 26 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने 26 सितंबर को पारित अपने आदेश में कहा, हम इस स्तर पर 30/8/2022 को बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगाने या उस पर रोक लगाने के लिए इच्छुक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल की बच्ची से कथित बलात्कार और हत्या के मामले में मौत की सजा पाए व्यक्ति को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दिए गए बयानों में गंभीर अंतर्विरोध है और ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वीर रामसुब्रमण्यम की बेंच ने मामले की सुनवाई की। पीठ ने कहा, अपराध के शिकार व्यक्ति के साथ हुए अन्याय की भरपाई के लिए न्यायालय किसी को अन्याय का शिकार नहीं बना सकता। पीठ ने यह भी कहा कि आरोपी इतना गरीब है कि वो सत्र न्यायालय में भी एक वकील को नहीं नियुक्त कर सकता। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में उनके बार बार अनुरोध के बाद एक वकील की सेवा एमिकस के रूप में प्रदान की गई थी। पीठ ने जांच ठीक से नहीं करने के लिए अभियोजन पक्ष की भी आलोचना की। आरोपी के खिलाफ अभियोजन का मामला ये था कि उसने होली के मौके पर अपनी करीब 6 साल की भतीजी को डांस और गाने की परफॉर्मेंस दिखाने के बहाने साथ ले गया और उसके बाद रेप कर उसकी हत्या कर दी। सत्र न्यायालय ने उसे आईपीसी की धारा 302 और 376 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया और मौत की सजा सुना दी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनकी अपील को खारिज करते हुए मौत की सजा की पुष्टि कर दी। अदालत ने कहा कि आरोपी ने शुरू से ही बचाव किया था कि उसे स्थानीय रूप से शक्तिशाली व्यक्ति के इशारे पर फंसाया गया था, जिसकी पत्नी गांव की प्रधान है। रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों का हवाला देते हुए पीठ ने यह भी कहा कि जांच के आयोजन के स्थान, तिथि और समय के बारे में विरोधाभास है। अदालत ने कहा कि ये विरोधाभास के साक्ष्य को पूरी तरह से अविश्वसनीय बनाते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय की बात करते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी चित्रा रामकृष्ण और एनएसई के पूर्व समूह संचालन अधिकारी आनंद सुब्रमण्यम को एनएसई सह स्थान घोटाले के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में वैधानिक जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने हालांकि स्पष्ट किया कि सीआरपीसी की धारा 439 के तहत योग्यता के आधार पर जमानत नहीं दी गई है। फैसला सुनाए जाने के बाद कोर्ट ने सीबीआई को आदेश पढ़ने को कहा और कहा कि अगर सीबीआई कानून के प्रस्ताव से सहमत होती है तो इससे उन्हें भविष्य में मदद मिलेगी। एनएसई के पूर्व कर्मचारी आनंद सुब्रमण्यम के पदनाम और मुआवजे में बार बार संशोधन करने के आरोपी रामकृष्ण ने सीबीआई की एक विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी, जिसने मई 2022 में उनकी जमानत से इनकार कर दिया था। यह मामला भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या सेबी के 11 फरवरी के आदेश से निकला था, जिसमें पाया गया था कि रामकृष्ण कथित रूप से एक अन्य पूर्व एनएसई कर्मचारी आनंदी सुब्रमण्यम के मुआवजे के निर्धारण और लगातार संशोधन से संबंधित वित्तीय दुराचार में शामिल थे। उस पर आरोप है कि उसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर यह काम किया जिसे उसने सिद्ध पुरुष होने का दावा किया था। सीबीआई ने कहा कि सुब्रमण्यम ने आम निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए सार्वजनिक कर्तव्य निभाते हुए अन्य सह आरोपियों के साथ आपराधिक साजिश रची और विभिन्न व्यापारिक सदस्यों और दलालों को भारी फायदा पहुंचाया और इस तरह एक गंभीर आर्थिक अपराध किया।
रामकृष्ण के खिलाफ अन्य आरोप ये थे कि वो हिमालय योगी के साथ ईमेल के माध्यम से संपर्क में थी, जिसे बाद में सीबीआई ने सुब्रमण्यम होने का दावा किया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया खान मौत मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिवंगत अभिनेत्री की मां राबिया खान को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा है कि राबिया इस मामले में जानबूझकर देरी करवा रही हैं। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जिया खान केस की सीबीआई ने निष्पक्ष जांच की है, लेकिन उनकी मां बार बार इसे हत्या बताकर मुकदमे को टालने और देरी करने की कोशिश कर रही हैं। कोर्ट ने साफ किया कि जिया की मौत हत्या नहीं थी बल्कि खुदकुशी थी। इस बाबत कोर्ट ने सीबीआई की जांच रिपोर्ट का हवाला दिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया खान के आत्महत्या मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने सीधे शब्दों में एक्ट्रेस की मां राबिया खान को फटकार लगाई है और कहा है कि वे जानबूझकर केस को लंबा खींचने की कोशिश कर रही हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि सीबीआई ने जिया खान की आत्महत्या मामले में निष्पक्ष और गहन जांच की है, लेकिन उनकी मां राबिया खान बार बार इसे हत्या बताकर मुकदमे को टालने और देरी करने की कोशिश कर रही हैं। जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस एमएन जाधव की बेंच ने 12 सितंबर के अपने आदेश में राबिया खान द्वारा मामले में नए सिरे से अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई से जांच की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए ये टिप्पणी की थी कि इस आदेश की कॉपी अब सामने आई है। जिया की मौत मामले की जांच सीबीआई के अधीन है। इस मामले में एक्ट्रेस के बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली पर 3 जून 2013 को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। राबिया खान दावा करती रही हैं कि जिया की हत्या की गई है। बेंच ने अपने आदेश में कहा कि सीबीआई ने हर एंगल से केस की डिटेल की जांच की और निष्कर्ष निकाला है कि ये आत्महत्या का मामला है, हत्या का नहीं। हाईकोर्ट की बेंच ने अपने विस्तृत आदेश में कहा, याचिकाकर्ता का ये व्यवहार ट्रायल कोर्ट में चल रहे मामले में गैर जरूरी तरीके से देरी का कारण बन रहा है। ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता यही चाहती हैं कि ये अदालत बिना जांच पूरी किए उनके पक्ष में फैसला चाहती है कि पीड़िता की मृत्यु आत्महत्या नहीं थी, जबकि पहली नजर में ऐसा लगता है कि सीबीआई पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कर रही है। बेंच ने आगे कहा कि सीबीआई ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जांच के बाद ब्यौरा दिया है कि मेडिकल एविडेंस यानी चिकित्सीय सबूत और मौके से बरामद सबूतों के आधार पर हर एंगल से आरोपी के आचरण और घटना का कारण इन सभी को ध्यान में रखते हुए जांच की गई और ये पता लगाने की कोशिश की गई कि कहीं ये हत्या का मामला तो नहीं है। इस ओर हर चीज पर नए सिरे से विचार किया गया और उसके बाद ही पुष्टि हुई है कि ये आत्महत्या का मामला है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पहली नजर में पुलिस या सीबीआई द्वारा की गई जांच में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है, सिर्फ इसलिए कि सीबीआई भी इसी नतीजे पर पहुंची है कि ये आत्महत्या का मामला है। हम एजेंसी की जांच प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठा सकते, साथ ही इसे आगे किसी और जांच के लिए नहीं बढ़ा सकते। ब्यूरो रिपोर्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया गया कि महाराष्ट्र मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज में ग्रुप ए के 62% पद एमबीबीएस और बीएएमएस डॉक्टरों के पद खाली हैं। 1786 पदों में से 1112 पद रिक्त पड़े हैं। चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एमएस कार्णिक की खंडपीठ ने महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्र में उचित मेडिकल देखभाल के अभाव में महिलाओं और बच्चों की मौत के संबंध में जनहित याचिका में इस पर ध्यान देने के लिए कहा। अदालत ने कहा, विशेषज्ञ डॉक्टरों और मेडिकल परिचारकों की सहायता के लिए उनकी कमी आदिवासी महिलाओं और बच्चों को प्रभावित करने का एक प्रमुख कारण है। अदालत ने राज्य को रिक्तियों को भरने के लिए उठाए जा रहे कदमों और स्थिति के पीछे के कारणों के बारे में सूचित करने के लिए कहा। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट जेटी गिल्डा ने बताया कि राज्य में स्वास्थ्य सेवा आयुक्तालय द्वारा डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों के लिए स्वीकृत अधिकांश पद खाली हैं। अदालत को बताया गया कि महाराष्ट्र जनरल स्टेट सर्विस ग्रुप बी या बीएएमएस डॉक्टर्स के लिए के 74% पद खाली हैं। हस्तक्षेपकर्ता बुंडू साने ने कहा कि 11 संवेदनशील क्षेत्र हैं जहां मेडिकल सुविधाएं अपर्याप्त हैं और इस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर राजेंद्र वर्मा द्वारा दायर याचिका में राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों और गर्भवती माताओं के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों
पोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग की गई। इससे पहले अदालत ने नंदुरबार जिले के कलेक्टर को इस तथ्य को लेकर तलब किया कि जनवरी 2022 से अब तक जिले में 411 बच्चे और मातृ मृत्यु कुपोषण और पर्याप्त मेडिकल सुविधाओं की कमी के कारण हुई है। अदालत ने महाराष्ट्र लोक स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य सेवा आयुक्त के कार्यालय में सहायक निदेशक डॉक्टर दुर्योधन चौहान द्वारा दायर हलफनामे को भी स्वीकार कर लिया, जिसमें मेलघाट में कुपोषण से निपटने के लिए कदम उठाए गए। तो कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.